आदाब, मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं द वायर उर्दू का एक ख़ास प्रोग्राम इन दिनों में आज हम बात करेंगे दिल्ली के बारे में, दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स के बारे में, दिल्ली के तहज़ीब सकाफ़त के बारे में। और दिल्ली जिसके बारे में ये कहा जाता है कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, लेकिन दिल्ली सिर्फ़ एक शहर था या इस शहर में कई शहर थे, हम इसके भी बारे में बात करेंगे। मौका है, राना सफ़ी साहिबा हमारे साथ हैं। आप जानते हैं कि राना सफ़ी साहिबा मुतरजिम हैं, मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, कई किताबों का ट्रांसलेशन किया है। हाल में उनकी 3 किताबें आई हैं। उसी हवाले से, उसी मौके से आज हम उनसे बात करेंगे। राना साहिबा हमारे साथ हैं। राना साहिबा, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। हम यहाँ से बात शुरू करें कि ये कहा जाता है दिल्ली के बारे में कि दिल्ली जो एक शहर था, जो एक आलम इंतखाब, लेकिन जब हम आपकी किताब द फॉरगेटन सिटीज़ ऑफ दिल्ली पढ़ते हैं तो उसमें आपने ज़िक्र किया है कि दिल्ली एक शहर नहीं बल्कि इसमें कई शहर थे। और दिल्ली के बारे में और ख़ास तौर पर दिल्ली की तारीख़ और दिल्ली के कल्चर के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा फिक्सेशन पुरानी दिल्ली की तरफ होता है। लेकिन ये इस किताब में हमें पता चलता है कि पुरानी दिल्ली के अलावा भी एक दिल्ली है और कई दिल्ली हैं जिसकी अपनी सकाफ़त, जिसका अपना एक कल्चर रहा है। तो इसके बारे में हमको थोड़ा बताइए। दिल्ली जो है वो बहुत कदीमी शहर बाकी शहरों के मुकाबले में, मतलब कि ये शहर जो है, जैसे ज़्यादातर को हर शहर जो है हिंदुस्तान के किसी की 2000-3000 पुरानी तारीख़ है। दिल्ली की इतनी पुरानी तारीख़ नहीं है। हमको सबसे पहले इसका जिक्र मिलता है, मतलब इंद्रप्रस्थ तो एक माइथोलॉजिकल शहर है, उसका हमको अभी तक ठोस सबूत नहीं मिला। बहरहाल इंद्रप्रस्थ से आगे बढ़ते हुए फिर हमको 300 में जाके कहीं एक वो मिलता है कि ये कन्नौज के जो राजा थे, राजा दिलीप, उनके अंडर ये एक शहर था और उनका यहाँ जो गवर्नर थे स्वरूप दत्त। तो ये सर सैयद जिक्र करते हैं कि उन्होंने उनके राजा दिलीप के नाम पे इस शहर का नाम देलू रखा गया, लेकिन ये कैपिटल नहीं था और बहुत ज़्यादा अहम शहर नहीं था। बाद में 800 करीब 8वीं सदी में अनंगपाल तोमर जो हैं वो आके से अपनी राजधानी बनाते हैं और हमको सबसे पुराना जो यहाँ के ऊपर मॉन्यूमेंट मिलता है दिल्ली में, जो मतलब मौजूद है, रहे होंगे इससे पहले, टूट गए हैं, तो वो मिलता है सूरजकुंड, जो इस वक्त हरियाणा में है और जहाँ पे सूरजकुंड का मेला बहुत बड़ा लगता है। फिर सूरजकुंड के ये अनंगपाल तोमर ने अपना जो शहर बसाया और जो किला बनाया उन्होंने लालकोट, जो ओरिजिनल रेड फोर्ट में जिसको कहती हूँ, तो वो लालकोट उन्होंने महरौली में बसाया। महरौली का के जो पहाड़ थे, क्योंकि वो एक रिज भी थी, वहाँ पे आपको डिफेंसिव पोजीशन मिल रही थी, क्योंकि उस ज़माने में सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी डिफेंसिव पोजीशन थी कि भाई हर वक्त कोई ना कोई आपके आ ही रहे थे, कोई आपके ऊपर वो हो रहा था, हमला हो रहा था, कहीं कोई मुहिम छिड़ रही थी, तो आपको डिफेंसिव बहुत अच्छी उस तरह से चाहिए थी कि दिफा आप अपनी कर सकें सही। तो उन्होंने उसको चुना। वहीं के ऊपर फिर ये तोमर 3 हुए, अनंगपाल तोमर और भी तोमर्स हुए। और अनंगपाल तोमर जो 3rd थे, उनके नवासे थे पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान की माँ 2 बहनें थी, मतलब अनंगपाल 3rd की 2 बेटियां थी। एक की शादी कन्नौज के राजा से हुई थी, एक की शादी अजमेर के राजा से हुई थी। तो कन्नौज के राजा से उनका बेटा था जयचंद और यहाँ से इनका जो अजमेर में बेटा था पृथ्वीराज चौहान। तो इन्होंने जिस भी वजह से अनंगपाल तोमर ने अपनी हुकूमत, अपनी रियासत जो थी वो इनको सौंपी, पृथ्वीराज चौहान को, जिसकी वजह से दोनों भाइयों में दुश्मनी भी कुछ हुई। और उन्होंने फिर मोहम्मद मुइज़ुद्दीन बिन साम, जो मोहम्मद गौर जिनको हम कहते हैं, उन्हें दावत दी हिंदुस्तान आने के लिए। तो पहली जो उन्होंने लड़ाई छेड़ी पृथ्वीराज के खिलाफ, वो हार गए, दूसरी वो जीत गए। और फिर 1192 में उन्होंने यहाँ के ऊपर स्लेव डायनेस्टी शुरू की, जिसको हम लोग अब दिल्ली सल्तनत कहते हैं, पहले स्लेव डायनेस्टी कहा जाता था। तो वो तो चले गए, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गए जो उनके स्लेव थे, फिर वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश शाह सब आए। तो वो सब जो थे वो सब लालकोट के अंदर ही रहते थे, क्योंकि लालकोट एक फोर्टिफाइड शहर था। अगर आज भी आप महरौली जाएं तो आपको दीवारें कहीं ना कहीं फसील जो है आपको दिखाई तो जाएंगी, खूब अच्छी चौड़ी चौड़ी। और बल्कि वो फसील उसके बाद आपको इन लोगों ने उसको किला राय पिथौड़ा क्या कहा, जो दिल्ली सुल्तान आए थे उसको वो लालकोट नहीं कहते थे, किला राय पिथौड़ा, क्योंकि राय पिथौड़ा पृथ्वीराज चौहान को कहते थे वो। तो जो कुतुब गोल्फ को क्लब है उसमें आप जाएं तो आपको फसील दिख जाएगी, खूब अच्छी वो वहाँ पर है।
उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी आए, बहुत से मतलब फिर डायनेस्टीज बदलती गई। अलाउद्दीन खिलजी जब आए तो उनको उस वक़्त मंगोल्स का ख़तरा था, उन्होंने अपने शहर को बढ़ाया, फोर्टिफाई और किया, सिरी बनाया। फिर तुगलक आए, तुगलक ने तुगलकाबाद बनाया, उनके बेटे ने जहाँपनाह बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिर फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज़ाबाद बनाया। हर बादशाह ने अपना शहर बसाया। और क्योंकि तो दिल्ली में कितने शहर बसे? मेरे हिसाब से तो 14। देखिए ये कहावत है कि दरिया, बादल और हाकिम, 3 चीज़ों से शहर बनता है। दरिया क्योंकि आपको पानी की बहुत ज़रूरत है। बाद में जो शहर हटा है वहाँ से, महरौली से हल्के हल्के, जैसे आप हौस खास, और फिर आप जब ये फिरोज़ाबाद पहुँचते हैं तो दरिया के किनारे आप पहुँच जाते हैं, क्योंकि शहर की आबादी बढ़ रही है, अब आपको पानी चाहिए, तो वो दरिया से मिलता है। कहते हैं तहजीबें भी दरिया के किनारे ही। बिल्कुल। और फिर आपको चाहिए बादल, मतलब कि क्लाइमेट। और तीसरा हाकिम, हाकिम की मर्जी। अब अगर हाकिम को आगरे में नहीं रहना है तो दिल्ली में रहना है, तो वो आगरा फोर्ट छोड़ के दिल्ली फोर्ट बना लेते हैं। तो ये सब वजूहत थी जिसकी वजह से मतलब शहर बदलते गए, आगे बढ़ते गए। और अब जैसे मैंने 7 तो शहर अभी भी हैं, 8वां लुटियंस दिल्ली है और बाकी पुराने 7 शहर हैं। तो हम आज पुरानी दिल्ली कहते हैं शाहजहानाबाद को। शाहजहानाबाद वाले दिल्ली या कोहना कहते थे, पुरानी दिल्ली महरौली को कहते थे। फिरोज़ाबाद जो था वो शहर नौ था। किलोखड़ी बाद में जिस वक्त बलवन का पोता आता है और तख्त पर बैठता है, तो वो छोड़ के लालकोट किलोखड़ी में आ जाते हैं, जो आज का महारानी बाग है, तो वो शहर नौ कहलाने लगता है। फिर जब ये सिरी बनाते हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो वो लश्कर कहलाता है, क्योंकि इट वाज यूज्ड मोर एज अ कैंटोनमेंट, के वहाँ के ऊपर ये लड़ने के लिए इन्होंने फोर्टिफाई किया था मंगोलों के हमले के ख़िलाफ़, तो वो लश्कर कहलाता था। तो इस तरह से शहरों के नाम बदलते गए, शहर बदलते गए, और बाद में फिर वो पूरा अंग्रेज़ आ गए तो पूरा एक दिल्ली हो गया। तो अगर हम मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब अगर हम इस इलाके की बात करें तो जिसको लोग जानते हैं, मसलन पुराना किला लोग जानते हैं, कुतुब मीनार जानते हैं, तुगलकाबाद फोर्ट जानते हैं, लेकिन आपकी किताब में छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स जिसको लोग नहीं जानते हैं। मसलन एक जगह है जिसका जिक्र आपने किया, चोर मीनार। हाँ। कुतुब मीनार सब जानता है, चोर मीनार नहीं जानता है, जिसका जिक्र आपने किया है। तो थोड़ा चोर मीनार और उस तरह से जो और भी चीज़ें हैं जिसको आपने एक्सप्लोर किया, उसके बारे में बताइए। देखिए, चोर मीनार जो है वो दिल्ली का जो दूसरा शहर था सिरी, उसमें है। तो ये शहर अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने बसाया था ये शहर। उस शहर के अंदर उस वक़्त इनके सामने जो था सबसे बड़ा ख़तरा मंगोल्स का था। ये अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर सानी समझते थे कि आई एम अलेक्जेंडर द सेकंड, और उनका मतलब उनका इरादा था और वो एक ख्वाब था कि वो दुनिया को फतेह करेंगे। तो उनके जो मिनिस्टर थे वो कहते हैं कि पहले अपना तो संभाल लो, आगे तो फतेह करने बाद में निकलना। तो वो उनकी बात समझ में आती है कि हाँ भाई, मंगोल दरवाजे पे हमारे खड़े हैं, हमको इसको संभालना है पहले। तो वो अपने जब शहर बसाते हैं तो वो बहुत ही, उनके जो लॉज थे, जो लैंड रेवेन्यू के लॉज थे, और जो इन्होंने प्रोहिबिशन, आज के दिन हम लोग प्रोहिबिशन की बात करते हैं बिहार में, उन्होंने तो इतनी ज़बरदस्त प्रोहिबिशन थी उनकी कि अगर कोई उनके मतलब जो उनकी वो थी बाउंड्रीज, उसके अंदर अगर कोई पीता हुआ मिल जाता था तो उन्होंने सूखे कुएं खुद रखे थे, उनके अंदर डाल दिए जाते थे वो, और मतलब अब उसके अंदर मर जाओ, तड़प तड़प के जो भी कुछ हो जाए, इस तरह की बहुत ज़्यादा उन्होंने वो करे थे। अच्छा, किसी ने अगर, जैसे आज का है कि वो अगर आपने कम तोला तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, तब कंज्यूमर कोर्ट नहीं था, उसमें तो फ़ौरन के फ़ौरन आपका हाथ कट जाए कि कुछ कट जाए अगर आपने कम तोला, या आपने अगर ये ब्लैक मार्केटिंग की, या इस तरह की चीज़ें जो थी ना, उन्होंने बहुत सख्त रूल्स बनाए थे। तो उसी में ये था कि भाई अगर किसी ने गलती की तो वो फ़ौरन आपका सर कलम कर दिया जाता था। और ये चोर मीनार के ऊपर कहते हैं, अब ये सच है कि क्या, लेकिन कहा यही जाता है कि वो चोर मीनार में जो खूंटियाँ लगी हैं उस पर सर टांगे जाते थे। तो बहुत ही डरावना एक मंजर होता होगा, और उसको देख के काफ़ी लोग जो है वो सोच लेते होंगे कि अब हमें ये नहीं करना है। और ये चोर मीनार जो है वो हौज खास का जो मेट्रो स्टेशन उसी के करीब, पद्मिनी इनक्लेव है शायद वो जी, और उसी के बगल एक बड़ा खूबसूरत सा ईदगाह है जी। और सामने में एक दरगाह है मखदूम उनकी, जो बिल्कुल सामने है उसके, इसके अंदर मेफेयर गार्डन्स में, बहुत ही खूबसूरत दरगाह है। तो एक सवाल मेरा ये था कि जो बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं उसकी देख रेख और उसको देखने वाला कोई है, लेकिन आप बता रहे हैं कि छोटे छोटे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको आपको तलाशने में भी बहुत बहुत मुश्किल हुई। इस किताब को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि आप अपने क़ारीन को, आप अपने रीडर्स को
वहाँ तक ले जाना, मतलब जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किया है। तो मेरा सवाल ये है कि उन मॉन्यूमेंट्स की सूरत हाल क्या है, वो किस हाल में है, और कितना उसको रिकग्नाइज करना, अगर कोई हिस्ट्री पढ़ के जाए और उससे तलाशने की कोशिश करे तो कितना आसान होगा किसी के लिए, एक ऑर्डिनरी, अगर वो तारीख़ का आदमी नहीं है, मौर्रिख नहीं है, या उसने ऐसे हिस्ट्री में ट्रेनिंग नहीं हासिल की है, आर्कियोलॉजी में ट्रेनिंग नहीं हासिल की, लेकिन कोई हिस्ट्री इंथुसियास्ट है जिसको उसमें दिलचस्पी है, तो कितना आसान होगा उसके लिए तलाश करना। ज़्यादातर तो सारे जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं सब आसानी से मिल जाते हैं, आपको मैप पे भी मिल जाते हैं, आजकल तो आप वो जीपीएस पे डालिए तो आपको मिल जाते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर 600 से ऊपर मॉन्यूमेंट्स थे, मतलब 1300 कहते हैं, लेकिन जब नई दिल्ली बनी तो काफ़ी कुछ तो मतलब वहाँ से शायद जो ये जिस पे न्यू दिल्ली बनी है वो काफ़ी इमारतें वहाँ पे तोड़ी गई। बल्कि जब बिशप हैबर आए हैं 1858 में शायद आए हैं वो, तो वो कहते हैं कि ये तो पूरा नेक्रोपोलिस है, क्योंकि लोदियों ने इतने मकबरे यहाँ बना रखे थे, और मकबरे और मस्जिदें तो काफ़ी तोड़ी गई ये न्यू दिल्ली बनने के लिए। उसके बाद जब एशियन गेम्स हुए तो काफ़ी कुछ उसमें भी हुआ। देखिए, जब भी ये दो इसके पहलू हैं, एक तो ये कि जब प्रोग्रेस हो रही है, आप प्रोग्रेस को देखिए कि आप पास्ट को देखिए, तो ये सब बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ टूटा। लेकिन अब जो बचा हुआ है हमारे पास, उनको हमें सहेज के रखना है, हमको संभाल के रखना है, क्योंकि अगर हम अपना माजी को नहीं देखेंगे तो मुस्तकबिल को हम कैसे समझ सकते हैं, कि बिना माजी समझे हुए मुस्तकबिल समझना बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं हम जैसे सोचते हैं कि एक ज़बानी हिस्ट्री है, ये बिल्ट हेरिटेज है हमारी, हर पत्थर का की कोई ना कोई कहानी है। आपको जैसे ये अर्धचीनी है, अब अर्धचीनी का नाम अर्धचीनी कैसे पड़ा, जो फिर मैंने ढूंढा, मैंने लिखा, आधी चुनी हुई बिल्डिंग्स होती थी वहाँ पे। माई साहिबा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की वालदा की दरगाह है वहाँ पे, वो जिस भी वजह से थी कि वहाँ पे चूना नहीं लगाया जाता था, आधे कुछ एक उसके बाद आधी बिल्डिंग जो थी वो अब बिना चूने की होती थी, तो इसलिए अर्धचुनी से अर्धचीनी आई। अब ये सब एक हिस्ट्री है एक जगह की, आप चाहे वो ओरल हिस्ट्री कहिए, लोकल हिस्ट्री कहिए, ये सब चीज़ें हमको समझनी है। और ये जब तक कि इमारतें हैं उन्हीं से हम समझ सकते हैं। आप नई इमारतें सब बना लेंगे तो आप पिछला कैसे समझेंगे। अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। आपकी जो ताज़ा तरीन किताब है जो अभी तुरंत आई, द सिटी ऑफ माई हार्ट, ये दरअसल जो उर्दू के मज़ामीन है उसका तर्जुमा है, उसका आपने सिलेक्शन किया है। और तो जहाँ वो किताब बुनियादी तौर पर मॉन्यूमेंट्स के बारे में है जिसमें आपका जिक्र था, ये किताब दिल्ली की सकाफ़त के बारे में है। मसलन कि दिल्ली में और लाल किले के अंदर किस तरह से होली मनाई जाती थी, किस तरह से दिवाली के मौके पर या दशहरे के मौके पर क्या कुछ होता था। तो इसके बारे में आपको क्यों, मतलब कब ये एहसास हुआ कि ये ट्रांसलेशन होना चाहिए और ये चीज़ें सेलेक्ट होकर के इंग्लिश में आनी चाहिए। जैसे जहाँ तक ये वाली है फॉरगॉटन सिटी, जिससे पहले एक और मैंने लिखी थी वेस्ट स्टोन स्पीक, तो बल्कि ये ट्रिलॉजी है, अब तीसरी वाली शाहजहानाबाद के ऊपर इंशाल्लाह अगले साल आएगी। तो जब मैं ये 3 किताबें जब मैं लिख रही थी, इनका जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो मतलब मैं चाहती हूँ कि पत्थरों को सिर्फ पत्थरों की तरह ना देखा जाए, इसके अंदर क्या होता था, इसके लोगों की क्या कहानी है, वो भी साथ में मैं बताने की कोशिश करती हूँ। इसीलिए आपके पहली किताब का नाम था वेस्ट स्टोन स्पीक। तो जब उसमें पूरा एक चैप्टर है फूल वालों की सैर। अब फूल वालों की सैर जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे फिर ये किताबें मिली, बज़्म आखिर, दिल्ली का आखिरी दीदार, क्योंकि इसमें ये बताते हैं कि किस तरह से फूल वालों की सैर शुरू हुई, फिर वो दिल्ली का आखिरी मुशायरा, दिल्ली की आखिरी शमा। तो दिल्ली की आखिरी शमा में वो बताते हैं कि उसमें भी वो जिक्र करते हैं इन सब चीज़ों का। तो ये जो पुरानी किताबें थीं, जब इनको मैंने पढ़ना शुरू किया तो फिर मुझे लगा कि ये कहानियाँ हैं जो आजकल लोग भूल चुके हैं। और हमने बचपन में तो, क्योंकि हम जीते ही उस ज़माने में थे, बहुत ही गंगा जमनी तहजीब, सिंक्रेटिक कल्चर जिसको कुछ कहिए, बहुत ही मिला जुला सब माहौल था जिसमें हम पले बड़े। आज के ज़माने में थोड़ी बहुत पोलराइजेशन हो चुकी है। तो ये कहानियाँ जो हैं, ये कहानियाँ बहुत ज़रूरी हैं आज के ज़माने में। जैसे ये कहानी 2 किताबों में है, दिल्ली के आखिरी दीदार में भी और बज़्म आखिर में, कि आलमगीर सानी जो थे, उनके जो वज़ीर थे वो उनका कत्ल करते हैं, तो उन्हें किसी बहाने लेके जाते हैं फ़िरोज़शाह कोटला में। फ़िरोज़शाह कोटला में जो जामा मस्जिद है वो बहुत मशहूर है, बल्कि तैमूर को इतनी पसंद आई थी कि यहाँ से वो वर्कर्स लेके गए थे समरकंद में बनाने के लिए ऐसी मस्जिद। तो वो ले जाके वहाँ पे उनका कत्ल करवाते हैं और कत्ल करके उनको वहीं से फेंक देते हैं रेती में। वो तो वहीं पर जमुना थी, फ़िरोज़शाह कोटला तो उस वक़्त जमुना पे ही बसा हुआ था।
वहाँ पे सुबह एक औरत जा रही थी जिसको बज़्म आखिर और दिल्ली के आखिरी दीदार में एक हिंदू औरत कहते हैं, और शायद दिल्ली के आखिरी शम्मा में उसका नाम राम कुमारी दिया हुआ है। तो वो जा रही थी अपने स्नान के लिए सुबह में, वो देखती है कि यहाँ पे किसी की लाश है, वो पहचान लेती है क्योंकि रोज़ बादशाह जो थे वो झरों का दर्शन किया करते थे और ये लोग सब आते थे देखने के लिए, जितनी भी रियायत है चाहे हिंदू चाहे मुसलमान सब आते थे झरों का दर्शन के लिए। तो वो पहचान लेती है, वो अपनी गोद में उनका सर रख के बैठी रहती है जब तक कि वहाँ से वो नहीं आ जाते हैं। मतलब ये उनकी जो फ़ौज थी उन्हें ढूंढती हुई आती है कि भाई बादशाह गए कहाँ। तो फिर उनको खैर लाश मिलती है, उन्हें दफनाया जाता है, हुमायूं टूम में उनकी कब्र है। बाद में जब शाह आलम जो उनके बेटे थे वापस आते हैं शहर में, तो जब वो तख्त पे बैठ जाते हैं तो फिर ये इनके ख़ानदान को पूरा बाकायदा से बुलाते हैं और जो भी उनको नवाजते हैं, जो भी तोहफ़ा देते हैं। और उस साल से लेके जब तक कि 1857 में बहादुर शाह ज़फ़र की रहे हैं, इनका पूरा ख़ानदान आता था और राखी के ऊपर राखी बांधता था अपने उम्र के हिसाब से। जैसे राम कुमारी जिंदा थी जब तक तो राम कुमारी ने बादशाह को बांधा, फिर उनकी बेटियों ने बहुओं ने बांधा होगा, बच्चियाँ आती होंगी तो वो शहजादों को बांधती होंगी। और इस त्यौहार को ये लोग सलोना कहते थे। और मुझे पता लगा मेरी दोस्त प्रेरणा जैन से कि उनके यहाँ अभी भी इस त्यौहार को सलोना ही कहते हैं दिल्ली में। मतलब वो दिल्ली के पास की हैं शायद कहीं के, हरियाणा की या जहाँ की, कह रही थी कि हम लोग सलोना ही कहते हैं इसको। तो अब ये सब जो कहानियाँ हैं ना, ये कहानियाँ लोगों को ना याद हैं ना मालूम है। और क्योंकि उर्दू आजकल कोई पढ़ता नहीं, उर्दू जो है वो कहीं ना कहीं एक मतलब एटलीस्ट स्क्रिप्ट तो उसकी ख़त्म हो रही है, ज़बान और शायरी तो चल रही है लेकिन स्क्रिप्ट बहुत कम लोग, रस्मुल ख़त जो है वो बहुत कम पढ़ रहे हैं लोग। तो मुझे लगा कि इसको, जैसे मैंने इतने सालों बाद इस कहानी को, मुझे ये कहानी मिली, ऐसा हो सकता है लोगों को मिले ना मिले, तो इसको क्यों ना इंग्लिश में कर दें। तो 4 किताबें हैं, दिल्ली का आखिरी दीदार, बज़्म आखिर, किला मोहल्ला की झलकियाँ, और 8 या 9 कहानियाँ बेगमात के आंसू से है। कि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें लोगों तक पहुंचना कि उस ज़माने में 1857 में लोग कैसे रहते थे। और ये कहानियाँ उन लोगों ने बताई हैं जो रहे हैं, जो जिए हैं उस ज़िंदगी को। ये मेरी कही हुई कहानी नहीं है, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रही हूँ, ये उनके अकाउंट्स हैं जिन्होंने वो ज़िंदगी जी। तो अब हम थोड़ा ट्रांसलेशन पर बात कर लेते हैं कि एक तो ये कि आप अभी कह रहे थे अपने बचपन की बात, तो आप लखनऊ में पैदा हुए, वहाँ पली बड़ी, फिर दिल्ली से आपका, जिस तरह से आप दिल्ली पे काम करें, आपका कोई काम लखनऊ पे नहीं है। तो एक तो, और जिस तरह की राइवलरी रही है लखनऊ और दिल्ली वालों में, तो फिर एक तो ये जर्नी है। दूसरा ये कि ट्रांसलेशन का काम और जिस तरह की ज़बान आमतौर पर इस्तेमाल हुई है, जो क्लासिकल लिटरेचर है, या चाहे वो सर सैयद लिखते हों चाहे दूसरे, तो उसको ट्रांसलेट करना कितना आसान था, या आपने उसको कैसे किया, ये भी एक सवाल है। देखिए, मैं तो ये 2011 में मैंने ट्विटर के ऊपर शायर प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश किया, और वहाँ से मेरी उर्दू सीखने की एक जर्नी, सफ़र शुरू होता है। बचपन में मौलवी साहब आते थे हमारे, उन्होंने हमको उर्दू सिखाई। हमारी दादी क्या करती थी, अरबी और उर्दू हमने सीखी उनसे, तो अच्छी खासी सीख ली थी। हमारी दादी क्या करती थी, हम लोग को कैप्टन इमरान बहुत पसंद थे जब छोटे थे हम, मेरे ख्याल से 10-12 साल के, 13 साल के। वो कहानी आधी पढ़ती थी और जहाँ उसकी मतलब सस्पेंस एकदम शुरू हो जाती थी, वो किताब बंद कर देती थी और कहती थी अब तुम खुद पढ़ो। तो एक वो उर्दू सीखने का वो था। तो कभी कभी हम खुद पढ़ते थे, कभी हमारी कज़न थी जिसको उर्दू बहुत अच्छी आती थी, फिर बेबी तुम सुना दो। तो इस तरह से कभी हम शॉर्ट कट्स भी लेते थे। तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं स्कूल कॉलेज अपने उसके बाद सब में उर्दू कहीं छूट गई थी मेरी। तो ये नहीं मुझे कहना चाहिए कि मुझे उर्दू बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक मैं भूल चुकी थी। 2011 में जब मैंने शायरी शुरू किया तो फिर से मेरे अंदर एक उर्दू सीखने की चाह जागी, और मैंने बाकायदगी से, हम लोग सऊदी अरेबिया में रहते थे, बाकायदगी से NCERT की किताबें डाउनलोड की। ये एक शम्स हैं, डॉक्टर शम्स, इसमें एम्स में, उन्होंने मुझसे कहा आपको वहाँ उर्दू शायद ना मिले टेक्स्ट बुक्स, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने डाउनलोड किया। मैं बाकायदगी से मैंने क्लास 1 से शुरू किया, क्लास 1 क्लास 2 की किताबें पढ़ती थी, उर्दू की पहली किताब से। और फिर अपने आप को पढ़ते पढ़ते, तो आज भी मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि जब मैं चीटिंग करती थी, होमवर्क नहीं करती थी, तो लिखने में मुझे आज भी तकलीफ होती है, क्योंकि स्पेलिंग्स जो है, और हैंड राइटिंग भी बहुत बचकाना है, स्पेलिंग्स में भी गड़बड़ा जाती हूँ, क्योंकि आपको मालूम है उर्दू की स्पेलिंग्स जो है वो आसान नहीं है, कितने से हैं कितने ते हैं, हाँ क्या। तो लेकिन पढ़ने में फिर ऐसे करते करते जब मैंने सीखा। अच्छा, उर्दू, जहाँ तक उर्दू का सवाल है वो ये कि अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आपको पढ़ने में तकलीफ नहीं होगी। उर्दू ज़्यादातर लोग इसलिए अटकते हैं क्योंकि आपको वो लफ्ज़ ही नहीं समझ में आता कि लिखा क्या है। अच्छा, और ज़ेर ज़बर तो आजकल
पब्लिश ही नहीं करते हैं लोग। तो वो करते करते फिर जब मैंने ये वेस्ट ऑन स्पीक लिखी, उसके बाद दास्तान गदर पहली किताब मैंने ट्रांसलेट की, क्योंकि 1857 के ऊपर मैं बहुत काम कर रही थी। और जब तक कि दास्तान गदर न पढ़ो तो 1857 जो है कहीं ना कहीं ना मुकम्मल नहीं होता। और हिस्ट्री में आपकी ट्रेनिंग भी हिस्ट्री में रही तो है? मेरी, हाँ, हिस्ट्री तो मैं खुद पढ़ के गई थी, यहाँ से एमए करके गई थी, और मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है। स्कूल में मैं हिस्ट्री पढ़ाती थी, मतलब जमशेदपुर में, सऊदी अरेबिया में मैं इंडियन स्कूल्स में हिस्ट्री पढ़ाती थी, तो सीनियर लेवल के ऊपर। तो हिस्ट्री तो मेरे साथ थी ही हमेशा, हिस्ट्री तो कहीं गई ही नहीं थी। लेकिन ये ट्रांसलेशन जो है फिर वो वहाँ से शुरू किया। तो अब जो है अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे कोई परेशानी नहीं होती पढ़ने में या ट्रांसलेट करने में। हाँ, मैं डिक्शनरी बहुत देखती हूँ, प्लेट्स एक तो ऑनलाइन है, उसके अलावा स्टेनग्रास, अब्दुल हक और हज़ारों, मतलब पता नहीं कितनी मेरे पास लुग़त हैं जो मैं देखती रहती हूँ। एक एक वर्ड को मैं मतलब कि बिल्कुल सही ट्रांसलेट करूँ, उसके नुआंसेस आने चाहिए, क्योंकि उर्दू में सबसे बड़ी चीज़ जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो नुआंसेस हैं। अब जैसे उफ़ है, कैसे ट्रांसलेट करें? तो मैंने उफ़ लिखा है, जैसे वो उसमें दास्तान गदर में कहते हैं ना, उफ़ ये गर्मी। अब मैं कैसे कहूँ उफ़ को, कि कोई और वर्ड कह ही नहीं सकती, तो मैंने इसको ऐसे ही ट्रांसलेट किया, उफ़ दिस हीट। तो ये है बहुत सारे चैलेंजेस जो एक ट्रांसलेटर के सामने आते हैं। आप पर ये इल्ज़ाम भी है कि आप, मतलब कई लोगों का कहना है कि आपको खुद उर्दू नहीं आती है, कोई और ट्रांसलेट करता है, कि आप, और ख़ुद आप कह भी चुके कि आपने उर्दू सीखी है। तो असारुस सनादीद जैसी किताब, जो कि बहुत मुश्किल टेक्स्ट है, उसको कैसे आपने ट्रांसलेट किया? देखिए असारू, जैसे मैंने कहा, मैंने उर्दू सीखी, रीजनेबली इंटेलिजेंट हूँ, अकल है, तो इसलिए सीखने में उर्दू तो कोई मुश्किल नहीं थी। हिस्ट्री तो मेरा सब्जेक्ट है। मॉन्यूमेंट्स जो है, मतलब उनको तो मैं, जिसको कहिए कि अब मेरा घर शायद ज़्यादा मॉन्यूमेंट है, अपना घर कम है बाकी जितने दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स है। तो असारू सनादीद जब मैंने पहले हाथ में ली थी तो 1854 वाला एडिशन लिया था। 2 एडिशन है ना, 1854 और 1847। 1854 की उर्दू बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। और जहाँ तक मॉन्यूमेंट्स का सवाल है, मुझे मालूम था कि वो अगर ये डिस्क्राइब कर रहे हैं मॉन्यूमेंट को, तो सर सैयद ने क्या किया, हर जगह बुर्ज इस्तेमाल कर लिया। जैसे गुंबद है तो भी बुर्ज है, पवेलियन है तो भी बुर्ज है। क्योंकि मैं मॉन्यूमेंट्स पे जाती थी, देखती रहती थी, तो मुझे मालूम था कि ये इसको डोम कहना है, इसको पवेलियन कहना है, ये कपोला है, ये मीनार है, जो भी कुछ है। तो वो तो खैर बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई। जब ये हुआ कि 1846 वाली भी करनी है, 1847 वाली किताब जब मैंने हाथ में ली, क्योंकि सारी कहानी, जब मुझे प्रोफेसर सीएम नईम का एक आर्टिकल मिला जिसमें उन्होंने कहा कि ये 2 के आसार है, और जो मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने ये किताब मंगाई, डाउनलोड करी और छापा, तो मुझे लगा कि असल असारो सनादीद का जो मज़ा है वो तो 1847 वाले एडिशन में, क्योंकि बहुत कहानियाँ और बहुत मज़े मज़े की कहानियाँ हैं। तो उसका जो शुरू का हिस्सा है वो तो इतना मुश्किल नहीं है। मतलब उर्दू जैसे हम हिंदुस्तानी बोलते हैं, हम तो उर्दू, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उर्दू बोलती हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी बोलती हूँ, बहुत ही आम ज़बान। तो वो फिर भी मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। फिर इसमें एक चैप्टर है दिल्ली के लोगों के बारे में, वो तो मेरे सर से गुजर गया, वो तो पर्शियनाइज्ड उर्दू है। तो फिर मैंने इसका पूरा जिक्र मैंने इसमें किया है किताब में, जो एक्नॉलेजमेंट्स में है उसमें मैंने लिखा है कि एक मैंने मुफ्ती साहब को बुलाया, तो मुफ्ती साहब आके बैठते थे। वो मेरे जो हमारी मस्जिद है हमारे घर के पास, उसके इमाम हैं, मुफ्ती हैं, मदरसे के पढ़े हुए हैं और अरबी और फ़ारसी दोनों जानते। तो वो बैठते थे। फिर वो इसमें अलक़ाब है, मतलब एक एक पेज के अलक़ाब है, वो ऑल्टरनेट है, एक उर्दू में है तो एक फ़ारसी में। उसी में मुझे मुश्किल हुई थी। तो वो जो थे वो बैठ के समझाते थे मुझे उर्दू में, फिर मैं उसको लिखती थी, फिर मैं किसी को भेजती थी कि देखिए ये ऐसे मैंने किया है, आप शायद वो शायर हैं अजमल सिद्दीकी, फिर मैं अजमल को भेजती थी कि देखो इसको, मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजती थी, फिर अपना ट्रांसलेशन भेजती थी, फिर कभी सही होता था, कभी वो उसको सही करके भेजते थे। तो इस तरह से किया है मैंने वो वाला चैप्टर। बाकी तो जहाँ तक मॉन्यूमेंट्स का सवाल था उसमें तो मुझे कोई मुश्किल हुई नहीं, क्योंकि वो तो मेरा सब्जेक्ट है, वो मुझे मालूम था, उतनी उर्दू की मुझे। अच्छा, और जहाँ तक इसमें मैंने वो भी एक्नॉलेजमेंट्स में पूरा, जो मेरे प्रेफेस उसमें मैंने कहा है कि जो जैसे उन्होंने जो शायर हैं इसमें, इन्होंने जितने शायरों का जिक्र किया है, उलमा का जिक्र किया है, तो उनके कसीदे या उनके जो भी कुछ हैं वो मैंने नहीं ट्रांसलेट किए, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो वो मैंने लिखा भी है कि आई होप सम फारसी और अरबिक, सम पर्शियन और अरबिक स्कॉलर डज ट्रांसलेटेड, क्योंकि मैं उतने हद तक ही बढ़ सकती हूँ जितना मेरा सब्जेक्ट है।
और जिससे मुझे तो कोई शर्म नहीं, मैं तो सबसे मदद मांग लेती हूँ। मुझे अगर मदद मांगनी होती है, मुझे अगर अपना काम करना है, तो मुझे जो चीज़ मुझे नहीं मालूम उसको मुझे कोई शर्म भी नहीं है कहने में कि मुझे नहीं मालूम। क्या है, अपनी गलती या अपनी जो है, अगर मैं ये कहूँगी कि मुझे ये नहीं मालूम तो मैं सीखूंगी ही, दूसरा मुझे बताएगा तो मैं सीख सकती हूँ। तो मुझे तो इसमें कोई भी मतलब परेशानी नहीं होती है कहने में कि मुझे ये नहीं आता, ये मैं सीख रही हूँ या मैंने अभी सीखा है। मतलब मैं अपने आप को उस तरह जो मैं हूँ वही हूँ, और मैं अपने आप को किसी और तरीके से कुछ पेश करने की कोशिश भी नहीं करती। शुक्रिया राना साहिबा हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, आपका भी शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट्स, खबरों और तज्जियात के लिए आप thewire.urdu.com पर जा सकते हैं। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.